इम्पल्स हो गया ना हमारा, हाँ सर। इम्पल्स। अच्छा बेटा, आवाज करेंगे अपन फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है सर। फ्रिक्शन क्या है? सरफेस की प्रॉपर्टी है। फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। हमने सिंपल कैसे किए थे एनालिसिस में, उसने बोला था कि अगर कोई ब्लॉक है और there is no friction between the surface of the block and the surface over it is moving, तो हम सीधा फोर्स लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, एक एग्जांपल एक सिखाता हूं मैं, एक छोटी सी लेते हैं फ्रिक्शन का। ऐसा कुछ है, तुम्हें याद होगा वैसे, मैं बताता हूं। सपोज एम मास का कोई ब्लॉक है, इट इज प्लेस्ड ओवर अ टेबल which has some friction. Suppose coefficient of friction is mu and mass of block is m. Weight of the block is always vertically downward, that is mg. Normal reaction which is perpendicular to the surface. This one the tension. Correct? अच्छा, अब अगर इसके ऊपर कोई वेट रखते हैं, इस पे वेट रखेंगे तो इसका मतलब हमने कुछ mg इधर की तरफ दिया है, इसको mg इधर दिया, इसका मतलब इसको आगे मूव करना चाहिए पुली की ओर, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है ना? अब मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब देयर इज सम एजेंसी व्हिच इज वर्किंग अपोजिट टू द टेंशन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स द पुली। ठीक है, फिर हमने इसमें थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद भी ये नीचे की तरफ नहीं मूव कर रहा, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब हमने वेट बढ़ाया, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, फिर भी जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही थी वो उतनी ही उसको सेल्फ एडजस्ट कर लिया उसने। फिर हम वेट बढ़ाए, फिर भी अगर बॉडी डज नॉट मूव, फिर वेट बढ़ाएं, बॉडी डज नॉट मूव। इससे क्या मतलब निकल रहा है हमारे सामने कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं बॉडी के ऊपर, वैसे वैसे जो एक्सटर्नल एजेंसी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही थी उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक, ऐसे करते करते एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब हम हल्का सा भी अगर वेट बढ़ा देंगे तो बॉडी मूव करने लग जाएगी। ठीक है ना बेटा? तो उस एक्सटर्नल एजेंसी को विच इज वर्किंग अपोजिट टू द external force, that is known as friction, that is known as friction। और फ्रिक्शन वास्तव में क्यों होता है और डेप्थ में जाए। जैसे मान लो, अगर ध्यान हो आपको तो मैंने बताया था, जैसे मैंने ये इस तरह से पकड़ लिया है, इधर ऐसे पकड़ लिया इसको, इसको अपन फिक्स कर लेंगे, एक हाथ को मैंने फिक्स कर लिया यहाँ पर, यहाँ से आगे मूव नहीं करेगा। और यहाँ से ये जो फोर्स है इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। ऐसे देखो, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, दोनों का ये यहाँ पर इंटरलॉकिंग है। तो कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि सर मान लो जैसे ये है तो ये सारों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स केवल किस पर डिपेंड करेगा, जहां पर उनके इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बन जाएंगे। क्या बनेंगे? बॉन्ड्स। ठीक है, जब कोई एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पर रखते हैं तो उनके इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स बन जाते हैं उनके, और उन बॉन्ड्स के कारण वो स्टेबल रहती है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो इंटरलॉकिंग टूटती है और एक पोजीशन ऐसी आती है, देख जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ इंटरलॉकिंग बढ़ती जाती है, एक पोजीशन ऐसी आती है कि ये इसको छोड़ देता है। तो छोड़ देगा, उस केस में क्या होगा कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन था, और जैसे मूव निकल जाएगा क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सीधी सीधी तीन चार बातें याद रखें अपन की, फ्रिक्शन किसके कारण होता है, इंटरलॉकिंग के कारण होता है। फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेसेस। दो सरफेसेस हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। दूसरी बात, कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड करता है, सारे एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, जहां पर कॉन्टेक्ट हो रहा है दोनों सरफेस का, वो भी माइक्रो लेवल पर। मैक्रो लेवल पर तो हमें लगता है कि हाँ दोनों के बीच में फुल कॉन्टेक्ट है, लेकिन वास्तव में दोनों के बीच में फुल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। किसके बीच में कॉन्टेक्ट होता है, केवल जहां पर दोनों सरफेस कॉन्टेक्ट में, जहां पर बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, उस बॉन्डिंग के कारण जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं
तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगने लगता है उसको बोलते हैं अपन फ्रिक्शन फोर्स। और इस प्रॉपर्टी को बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज ईच अदर इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है, थ्योरी समझ आएगी इसकी। फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलो कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड करेगा, इंटरलॉकिंग बिटवीन molecules of different surfaces, ठीक। फिर क्या बताया मैंने, एज एक्सटर्नल फोर्स इज इंक्रीज। यहाँ पर बेटा एक्सटर्नल फोर्स किसे बोलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर वेट बढ़ाते जा रहे हैं तो इधर क्या है, ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, ये टेंशन बढ़ता जा रहा है, ये टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो हम ये भी इसको भी फोर्स बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है इस W के इक्वल T है और T के इक्वल ये T है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज आल्सो इक्वल टू द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस पान और व्हिच इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एज एक्चुअल फोर्स इज इंक्रीज, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस। जैसे एक्चुअल फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक इन्वर्टेड में लिख लेना कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक का मतलब जब वो मूव करना शुरू किया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करेंगे फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और उसके बाद में फिर काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी मूव्स। बॉडी मूव्स, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे अपन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये नोट कर लो, 4-5 बड़े बड़े पॉइंट है, बाकी तो तुम्हें याद रह जाएगा। हो गया सर। कोई डाउट बेटा इसमें? नहीं सर। देखो इसको अपन ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर एफ एक्सटर्नल बढ़ा रहे हैं अपन इस एक्सिस पर, और इधर ले रहे हैं अपन फ्रिक्शन फोर्स एफ। तो जैसे जैसे एफ एक्सटर्नल बढ़ाएंगे एक लिमिट तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। एफ एक्सटर्नल बढ़ा रहे हैं, एफ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अपन बोलेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एक पोजीशन आएगी कि यहाँ पर अचानक से बॉडी चलना शुरू कर देती है, उसको मैंने इससे दिखाया, इसको बोलेंगे स्टैटिक, इसको बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक और लिमिटिंग, और इसको बोलेंगे काइनेटिक। उसके बाद में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अल्टीमेटली किसके इक्वल्स हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के। फिर एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी चेंज होता जाएगा और बॉडी मूव करने लग जाएगी। वहां पर फिर हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैक्सिमम स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के वक्त फ्रिक्शन सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद यस यस टूट जाती है और फिर मूव करने वाली। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में बॉडी फिर ये मैंने जो थोड़ा सा क्लिक किया है इसको, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन था, अब अचानक गिर करके काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ यह भी बोल सकते हैं अपन कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। कह सकते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। हाँ सर। एक और चीज सीखते हैं तो उसको बोलते हैं अपन कॉन्टेक्ट फोर्स। ये कोई ब्लॉक है, इसका वेट बोलेंगे अपन W mg। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, ये अपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, तो कॉन्टेक्ट फोर्स को हम डिफाइन करेंगे रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो मान लो यहाँ से एंगल जो बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन आर। क्या होगा बेटा रिजल्टेंट इसका, जरा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, और हमने सीखा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, या F इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर इसको स्टैटिक बोलेंगे तो यहाँ बोलूंगा मैं एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन। जब काइनेटिक की बात करेंगे तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। तो म्यू एस क्या हो जाएगा, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर अपन यहाँ पर ये एस क्या लिखूंगा, देखो एन स्क्वायर प्लस ए की जगह म्यू लिखेंगे, म्यू एन का स्क्वायर, एन कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये कॉन्टेक्ट फोर्स अगर कभी कैलकुलेट करने गया है तो अपन सीधा यहां से कर सकते हैं। Resultant is equal to normal times root of 1 plus mu square. This is the contact force. नोट कर ले बेटा। हाँ सर। दोबारा समझो एक बार। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सीधी सी बात है, अगर जितना बड़ा ब्लॉक होगा तो उसका नॉर्मल ज्यादा होगा, नॉर्मल ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसको हमें खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, म्यू एन। करेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एस एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के।
And what is contact force? It is the resultant force of the normal and friction force. One more thing over here, that is known as angle of friction. So the contact Angle force of friction. n root 1 plus mu square. Contact force equals to n root m1 plus mu square. Yes. थीटा है यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या करेंगे? एंगल मेड बाय कांटेक्ट फोर्स विद नॉर्मल, एंगल मेड बाय कांटेक्ट फोर्स विद नॉर्मल। बोलो। हमेशा एंगल जो रहता है वो नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच में रहता है। यस यस यस, इसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है सर। अच्छा चलो, तो अब इसको एंगल की वैल्यू निकालनी बेटा, कैसे निकालेंगे बताओ? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? फ्रिक्शन अपॉन n, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो f क्या है? म्यू n अपॉन n, n से n कैंसिल हो गया, क्या n म्यू आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट ऑफ angle of friction is equal to coefficient of friction. ठीक है ना? तो कभी कभी क्या होगा, देखो नीट में ऐसे फालतू के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो कभी पूछेगा एक ब्लॉक दे दिया उसने और बोल दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑन व्हिच इट इज केप्ट, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना? तो अपन सीधा क्या बोलेंगे? दोनों के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट इज आल्सो द tan। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रिक्शन के, एलिमेंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं इसको अपन। प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके देखते हैं। नोटेड? हाँ सर। Suppose this is surface, a globe of 10 kg is placed over it, and 3 Newton force is applied on it. हमसे पूछा if globe moves if no friction force is, and if yes, normal and acceleration is। दो चीजें पूछी। हम सबसे पहले क्या करेंगे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे। 10 kg का मतलब नीचे 100 न्यूटन हो गया, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें एफएमएस, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट इज म्यू एस एन। म्यू एस इज गिवन 0.2 मान लो, तो क्या आएगा? म्यू एस 0.2, नॉर्मल लिख देंगे यहाँ पर 100, तो कितना हो गया भाई? 20 न्यूटन, है ना बेटा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 20 न्यूटन।
obviously block will not move. हाँ block सर will not move. है ना? तो हम बोलेंगे कि since FMS is greater than F external, so block does not move. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बताओ? व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? 20 minus 3 नो, फ्रिक्शन फोर्स इज 3 न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स इज 3 न्यूटन. दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बेटा. अच्छा अब अपने तो 3 न्यूटन लगाया ना, तो अपोजिट साइड में भी कितना लगेगा उसको रोकने के लिए? 3 न्यूटन लगेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स इज 3 न्यूटन. हाँ सर नहीं? अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूंगा दूसरा कि if external force F external is equal to 12 Newton, whether the block moves? नो सर No. Then what is friction force? 12 Newton Yes, because static friction force is self-adjusting force. Static friction force is self-adjusting force. Block will not move. तीसरा मैं पूछूं कि if F external is equal to कितना है 19.9 न्यूटन, will the No. block move? No. And friction force is 19.9 19.9 न्यूटन. ठीक है बेटा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो गया. अब मैं अगर बोल दूं कि if F external is equal to 24 न्यूटन, yes now sir block moves. अब हम बोलेंगे कि FMS is greater than F external, block will move. अब यहां से फिर हमारी बाकी कहानी शुरू हो जाएगी. देखो कैसे. F external is greater than F ms तो n minus 100 equal to 0. तो n equal to 100 न्यूटन. नॉर्मल फोर्स आ गया. ठीक है, हाँ हमने ये कैलकुलेट कर ही रखा है. एफएमएस हो गया हमारा 20 न्यूटन. अब बताओ नेट फोर्स क्या होगा? F net is equal to 24 minus 20 24 minus 20 is 4. ठीक है, हाँ सर 4 न्यूटन. तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? 4 is equal to mass into acceleration. हाँ तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 4 divided by a. तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन. सर क्लियर हो? yes sir सर वहाँ if F external is 24 Newton तो F external is greater than F ms ना? Yes. Therefore, F external greater than F ms. इसलिए आप- ब्लॉक मूव करेगा. F ms is greater अच्छा, than मैंने उल्टा लिख दिया है. हाँ हाँ. F ms is less than F external. So block हाँ. will move. क्लियर है बेटा? चलो एक और करते हैं. ये ब्लॉक रखा हमने. यहाँ पर म्यू एस इज इक्वल टू 0.3 है, म्यू के इज इक्वल टू 0.2 है. ब्लॉक है 3 kg का और एक्सटर्नल फोर्स है 25. ये सेल्फ एडजस्टिंग वाली बात समझ आएगी ना आपको? इस प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं. सबसे पहला काम क्या है? एफएमएस कैलकुलेट करना. ये वेट हो गया 30 न्यूटन. नॉर्मल लगेगा. पहले हम कैलकुलेट करनी है. n इज इक्वल टू 30 लिख दो डायरेक्ट. आपको पता है 9 Newton और कोई एक्स्ट्रा फोर्स है नहीं, तो n इज इक्वल टू 30 न्यूटन लिख देंगे. तो एफ एम एस आ गया. एफ एम एस इज इक्वल टू म्यू एस एन. 9 Newton
0.3 into 30 that is 9 न्यूटन। ठीक है भाई, तो F ms is less than F external, तो block will move, block will move. F ms is calculated only for to find out whether the block moves or not। ठीक है, अब ये मूव करने लग गया, ठीक है ना बेटा, अब समझो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, वापस F के निकालेंगे। अब ये नहीं करेंगे कि अपन 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एम ए, नो, क्योंकि हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है। तो एफ के इज व्हाट, म्यू के इनटू एन, व्हाट इज म्यू के, 0.2 इनटू 30, 3 टू जा 6 न्यूटन। अब एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट इज, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। तो हम लिखेंगे इसको 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, ये हो गया 19/3। तो A इज इक्वल टू 19/3 मीटर पर सेकंड। देखो ये बात समझ आई है? हाँ सर। मतलब हम ये बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि अगर म्यू के दे रखा है तो हमें उसको बॉडी को चलाने के लिए पहले उसका काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी अपन नेट करेंगे। और एफ एस केवल इसलिए है, और अगर मान लो नहीं दे रखा, ब्लॉक चल रहा है, तो फिर अपन म्यू एस यूज करेंगे। ठीक है सर। आगे चलते हैं। सपोज हमें एक ब्लॉक दिया है, ये ब्लॉक है 2 kg का, और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, नहीं इधर नहीं लगाया है हमने, ये इसके चलने का डायरेक्शन है, हमने इसका एक पुलिंग फोर्स लगाया 20 न्यूटन का 37 डिग्री पर, और हमारे पास म्यू एस है 0.4 और म्यू के है 0। अब हमें बताना है क्या ब्लॉक मूव करेगा, अगर नहीं करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, और करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, और नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ एम एस कैलकुलेट करना है, क्योंकि बात है। तो ये कितना हो गया आपका 20 न्यूटन, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। क्या बेटा अब नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन होगा क्या? नहीं सर। नहीं, यस, इसका मतलब इसका भी कंपोनेंट ऊपर जाएगा। तो ये हो गया हमारा 20 cos 37 डिग्री, ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट है 20 sin 37 डिग्री। अब आप बताओ, आपको पता है ये सब, पहले नॉर्मल कैलकुलेट करो। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एन प्लस 23 बाई मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 8 न्यूटन। हाँ सर। करेक्ट है ना? हाँ सर। फिर हम कैलकुलेट करते हैं एफ एम एस, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। एफ एम एस 0.5
FMS is what? 3.2 Newton. Correct. क्या ऑब्जर्वेशन देखा? Block will not move. Will not move. 20 cos 4 by 5. देखा ना बेटा? हाँ सर. 4 4 जा 16 न्यूटन. Block will move. ठीक है. अब block will move पता लग गया हमें. अब क्या करेंगे? FK निकालेंगे. Yes. FK. That is mean K. K is 0.2. Normal 8. Where does 1.6. नहीं सही कर रहा हूँ. 1.6 न्यूटन. सब ये भैया की पूछ लो. तो 0.2 into 8, 1.6 न्यूटन is kinetic friction. हाँ सर. अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. F एक्सेलरेशन है 16 minus 1.6 mass 2 into acceleration 14.4 by 2. तो मेरा तो 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ सर. करेक्ट है? हाँ सर. ओके. ये फ्रिक्शन की सोल जिसको बोलते हैं ना वो ये. अब हम इसको इस एप्लीकेशन को कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं दोनों. पहले सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फिर हम देखेंगे कि म्यू एस है या अकेला म्यू एस है या म्यू एस म्यू के दोनों है. अगर म्यू के है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर बॉडी को मूव करेंगे. ये सोल है इसकी. अब इसके बाद में कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. सर ये जो FK रहता है वो F एक्सटर्नल से हमेशा छोटा रहता है. एक के हाँ सर. अगर बेटा एक के एफ एक्सटर्नल से बड़ा होगा तो ग्लोब विल नॉट मूव. तो वो तो यही डिसाइड हो जाएगा एमएस में. अच्छा सर. हाँ फिर तो चलेगा ही नहीं ना. वो तो फिर एस स्टैटिक में चला गया. एफ एफ ये तो तब आएगा ही तब एफ के तो जब ग्लोब मूव कर रहा है. अच्छा सर. एमएस के टाइम में डिसाइड करेगा. ठीक है ठीक है. अब कुछ भी ले लो, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, आप सब कर सकते हो. ये ठीक से सीखना है. चलो भाई हमारे पास है कोई फोर्स लगाया मैंने इस पे. एक पुशिंग फोर्स लगाया 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर. एक पुलिंग फोर्स लगाया 200 न्यूटन का और वर्टिकल से 53 डिग्री. आपको इसको एनालिसिस करके बताना है मुझे इस प्रॉब्लम को. हाँ सर. पूरा एनालिसिस करके बताना है कि इसका एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एम एस क्या है, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा. तो म्यू एस दे दिया मैंने आपको 0.3 और म्यू के दे दिया मैंने आपको 0.1. ठीक है. ये प्रॉब्लम आप करना और प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना. हाँ तो सारी स्टेप्स लिखनी है, एक स्टेप छोड़नी. कल अपन चलेंगे फ्रिक्शन फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन. अब कुछ भी हो जाएगा. अब तो पुली लगा दे, टेंशन फोर्स लगा दे, कांटेक्ट फोर्स लगा दे, कुछ भी लगा दे. ये जो मेन बेसिक है फ्रिक्शन का यही है. कल आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आप ये केवल एक ही प्रॉब्लम मुझे आप पूरा एनालाइज करके भेज दें. और आप मुझे ये भी बताना, आप मुझे ये भी बताना कि पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग और पुशिंग इज बेटर देन पुलिंग. वो कैसे बताएंगे? वो बताना. देखना आप जब एक बार पुशिंग फोर्स लेना, जितने न्यूटन का लो उतना ही पुलिंग फोर्स लेना दूसरे केस में. फिर देखना
कि पुलिंग फोर्स ज्यादा ठीक है या पुशिंग फोर्स ज्यादा ठीक है? जैसे मैंने 100 न्यूटन 200 न्यूटन लिया ना, ऐसे आप अलग अलग दो प्रॉब्लम बनाना। एक प्रॉब्लम में कोई भी 40 न्यूटन 50 न्यूटन पुलिंग फोर्स लेना और एक्सेलरेशन निकालना, फिर प्रॉब्लम सेम लेकर के उसी में पुशिंग फोर्स लेना और फिर वो उसकी पुशिंग फोर्स वो एक्सेलरेशन निकालना, देखना कौन सा एक्सेलरेशन बेटर है। ठीक है तो सर। उस बेस से मुझे प्रूव करके बताना कि सर पुशिंग ठीक रहता है या पुलिंग ठीक रहता हाँ सर, है। हाँ? एक्सेलरेटर ज्यादा रहा तो मतलब वो अच्छा है। वो अच्छा है भाई। हम तो ये है ना, जब हम चाहते हैं कि बॉडी मूव करे और कम से कम फोर्स लगाना पड़े, तो कम से कम फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ज्यादा हो गया तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ा, एक्सेलरेशन कम रह गया तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम तो फिजिक्स मेक्स द वर्क इजियर। अब इजियर वर्क कैसे बनेगा? तो हम देखेंगे कि पुशिंग से ज्यादा है या पुलिंग से ज्यादा है ना। तो ये सेल्फ एनालाइज करना, प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम खुद बना करके सोल्व करके एनालाइज करके मुझे भेजना। हाँ सर। ठीक है बेटा, चलो हाँ सर। बाकी कल करते हैं सुबह। प्रॉब्लम नोट कर लिया? हाँ सर।